दोस्तों नमस्कार। भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पुराने टॉपिक जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की तट रेखा, जल संधि और समय रेखा और मानक रेखा और उपमहाद्वीप की भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में कैसे अपना भूमिका निभा रहा है इसके बारे में पढ़े थे। और अब हम इस वीडियो में भारत का भौगोलिक और प्राकृतिक विभाजन करेंगे और हिमालय का वर्गीकरण इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत का भौगोलिक और प्राकृतिक विभाजन दो आधारों पर होता है। पहला आधार है, दो आधारों पर यहाँ पर किया गया है। देखिए, पहला आधार आप देख सकते हैं। पहले आधार में भारत का भौगोलिक इतिहास आधार क्या है, इसके आधार पर देखिए, भारत का विवर्तनिक इतिहास, चट्टान की बनावट और संरचना के आधार पर उच्चावाच और स्थलाकृति की विशेषता, पर्यावरणीय परिस्थितिकी पहलू, इतने आधार इसको कर सकते हैं। और इसमें भारत के भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश कितने छः प्रदेश में बांटा गया है। भारत को भौगोलिक प्रदेश को छः भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, इसको हिमालय भी कहते हैं। उत्तर में ही हिमालय है ना, तो हिमालयी प्रदेश भी कहते हैं। मध्यवर्ती प्रदेश और प्रायद्वीपीय प्रदेश, तटीय मैदान और लक्ष्य द्वीप समूह और मरुस्थलीय मैदान प्रदेश इसको कहते हैं। अब आगे देखिए छः जो हैं जो भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है, कौन कौन से हैं यहाँ पर बताया गया है। मैप पर देख लीजिए। उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश और मध्यवर्ती मैदान, तीसरा मरुस्थलीय मैदान जो इधर पश्चिम में है, मध्य में है तो मध्यवर्ती मैदान इसको कहा गया। उत्तर में है, पूर्व में है तो देखिए उत्तर पूर्व पर्वतीय प्रदेश कहा गया है। और बीच में प्रायद्वीपीय बना हुआ है, ये प्रायद्वीपीय प्रदेश भारत हो गया। अब पश्चिम का तट है, पश्चिमी तटीय प्रदेश का हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए पूर्वी मैदान यहाँ पर हो गया। देखिए, ये पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान हो गया। पूरा पूर्व का तट है तो पूर्वी मैदान तटीय तट हो गया। और ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप समूह है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। देखिए, इसी को उत्तर पूर्वी प्रदेश कहते हैं या हिमालय, वही कहाँ। उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन सभी की चर्चा करेंगे। इसी में चर्चा होगी, पूरी व्याख्या अच्छे से करेंगे हम लोग। आगे देखिए क्या क्या है पूरा। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आप देखिए, हिमालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है, ये तो पता है ना। वर्तमान समय में वही जर्निक तथा अंतर्जर्निक बलों की बाहजन और अंतर्जन की क्रिया से ही प्रभावित होकर परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी के हलचल से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। इसका आकार भी आकार की घाटियाँ, प्रक्षेपिकाएँ और जल इत्यादि पाया जाता है। यही सब इसमें बताया गया है पूरा, देख लीजिए, इसके प्रमाण हैं। और देखिए, हिमालय भारत के लिए एक विशाल और उद्धक के रूप में कार्य करता है। जिससे भारत में जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं, एशिया में आने वाली ठंडी हवाएं हैं, से बचाता है। और प्राचीन समय में मध्य एशिया में शासकों के आक्रमणों की रक्षा के लिए भी हिमालय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, हिमालय सिंधु, गंगा और तिब्बत की प्रणाली के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है। और यही सब है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। जिससे हिमालय में स्थित मसूरी कश्मीर घाटी के लिए पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध है। इसी में कश्मीर घाटी पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए क्या क्या है, आगे हम देखेंगे। तो देखिए, उत्तर भारत का मैदान में देखिए, यह हिमालय की तलहटी से बंगाल की खाड़ी का विस्तारित है। इसे सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है। और यह सदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ प्रणाली में अवसादों से निक्षेपण से निर्मित हुआ है। ये क्या दिखा रहा है कि जो निर्माण इसका हुआ है
कि गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों की प्रणाली के अवसाद से निक्षेपण से मतलब इसका निर्माण हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी विकास के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक, और ये मैदान 3 नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को ऊपर बताया गया है। उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपण से बनते हैं। भारत में सबसे नवीन स्थलाकृति होने के साथ साथ ये विश्व के सबसे विशाल जलोढ़ मैदानों में से एक है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या प्रायद्वीपी पठार मतलब इसकी बात कर रहा है। प्रायद्वीपी इतना दूर है जो प्रायद्वीपी पठार, अब इसको पढ़ेंगे। प्रायद्वीपी पठार नदियों के मैदान में 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपी पठार की तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी विस्तार पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ जो पश्चिम में गुजरात में है, और दक्षिण में इलायची कार्डमम की पहाड़ी प्रायद्वीपी पठार की सीमाएं निर्धारित करता है। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एलगोल पठार भी इस भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपी भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजीराबाग पठार, पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सब जो है ना प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत आते हैं। ये सब इसके जिसका प्रमाण है नदियों द्वारा बहाव की दिशा को मिलता है, यही बताया गया इसमें। अब भारतीय मरुस्थल के बारे में थोड़ा चर्चा कर दे। जैसे भारतीय मरुस्थल में देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे में मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीलों से ढका हुआ तरंगिणी मरुस्थल है। इसके क्षेत्र में प्रति 150 mm की कम वर्षा है। 150 mm से कम वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु मरुस्थल है। शुष्क जलवायु क्षेत्र वाले वनस्पति बहुत कम पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र है ना, मतलब वनस्पति बहुत कम पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ सूख गई हैं। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जबकि समुद्र से न मिलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। थार के मरुस्थल में बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला नीचे अभी दिखा रहे हैं, विस्तार हुआ अधिक क्षेत्र पर है। देखिए यहाँ पर बालू का टीला है, अर्धचंद्राकार यहाँ पर बना हुआ है बालू का टीला, इसी के बारे में चर्चा कर रहा है वो। ये है थार डेजर्ट है जो पश्चिम में है, जो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसी के ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला बताया है जो। ये देखिए अर्धचंद्राकार बालू का टीला विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में है, बहुत अधिक क्षेत्र में। इसी तरह पूरे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी पूरा फैला हुआ है, यही बात कर रहा है। देखिए अब आगे देखिए क्या कौन सा टॉपिक है। अब तटीय मैदान, अब तट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छे से देखना है इसको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। देखिए तटीय मैदान के प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों को तटीय मैदान कहा जाता है। तटीय मैदान कहा जाता है। अब देखिए पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में अरब सागर से यहाँ से लेके अरब सागर यहाँ तक, अब बंगाल की खाड़ी तक मतलब यहाँ से लेके पूरा इस तरह लेके बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ तक पूरा, मतलब बीच में नहीं, ये वाला ये हिस्सा बोल रहा है। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी तक संकीर्ण भाग में मैदान के 3 भागों में विभाजित किया है। बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय में पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। इसके उत्तर भाग में देखिए अब क्या है। उत्तर भाग में कोकण तट जो है मुंबई तथा गोवा के बीच को कोकण तट कहते हैं। अब सब तट देख लीजिए। देखिए कोकण तट कहाँ मुंबई तथा गोवा इधर लिखा गया है। ठीक, अब देखिए अब उसके बाद देखिए कन्नड़ तट, तो कर्नाटक को हम कन्नड़ तट, कर्नाटक गोवा से शुरू होगा यहाँ मंगलुरु तक, एक इसके बीच में जो तट है ना उसको कन्नड़ तट कहेंगे। देख ले कन्नड़ तट है, यही है। ठीक, अब मालाबार तट जो शुरू होगा ना मंगलुरु से लेके और नीचे तक दक्षिण तक पूरा है। मंगलुरु से लेके यहाँ तक दक्षिण तक आएगा पूरा नीचे तक मालाबार तट है। इसमें केरल है, इम्पोर्टेंट राज्य केरल ही है इसमें मालाबार तट वाले में। ठीक, और उसके बाद ऊपर इधर जाएंगे थोड़ा सा तो कोरोमंडल तट आएगा। तो इसमें कोरोमंडल में आते हैं तमिलनाडु आता है और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट में। वो ऊपर जाएंगे तो एक उत्तरी सरकार तट है। तो इनमें दक्कन के पठार
पठार से अरब के बीच के भाग को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्कल तो जानते हैं आप, उड़ीसा को ही उत्कल तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। इसमें चिल्का झील, कोलेरी झील इम्पॉर्टेंट है, उड़ीसा में है जो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पूर्वी तट में यहाँ पर रहेगा पूर्वी तट, तो ये पूर्वी तट है पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल पूर्वी तट के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। ठीक, अब आगे है आपका, देख लीजिए द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए द्वीप समूह में मेन है दो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही दो द्वीप समूह है। भारत में मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीप समूह स्थित हैं, जिसमें से पहला केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप, केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। 32 वर्ग किमी में छोटे छोटे क्षेत्र में फैला है। कावरती, जो लक्षद्वीप कावरती राजधानी है, प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ पर यहीं पे है। इस द्वीप समूह पर पादप जीव जंतु बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, और मनुष्य का निवास नहीं है, मतलब इस द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब देखिए, अब याद नहीं आ रहा है पक्षी अभ्यारण्य का नाम, लेकिन है लक्षद्वीप में। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अंडमान, उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण निकोबार, मतलब उत्तर अंडमान तथा दक्षिण निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और यह द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकामा योमा पर्वत श्रेणी का ही दक्षिण विस्तार है। इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष हैं। यह द्वीप समूह देश के सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जीव जंतु बहुत अधिक विविधता है। द्वीप विश्ववित्त के समीप स्थित है, जहाँ पर जलवायु वित्तीय तथा घने जंगल आच्छादित है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारन द्वीप पर स्थित है। अब आगे देखिए, ये इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही था। अब आगे टॉपिक कौन सा है, हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। हिमालय का विभाजन किस तरीके से कैसे हुआ है, इसके बारे में पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए हिमालय का वर्गीकरण और विभाजन। देखिए हिमालय का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है। हिमालय को दो भागों में विभाजित पहले किया गया है। हिमालय का भौतिक विभाजन, भौतिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में विवर्तनिक वर्गीकरण है, एक विवर्तनिक वर्गीकरण है, और एक इसमें देखिए प्रादेशिक वर्गीकरण प्रोफेसर सिंगनी बुराड का वर्गीकरण है। एक पर्वत श्रृंखलाओं के अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण है। ये सब वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर विवर्तनिक वर्गीकरण में ट्रांस हिमालय जो है, और महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है। अब देखिए इसके बीच क्या क्या ये स्थित है, ये बताया गया है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो स्थित है TITSZ स्थित है, और महान हिमालय और मध्य के बीच MCT, और मध्य और शिवालिक के बीच MBT या MBF, ये सब स्थित है। और इसके बीच है शिवालिक के जस्ट बगल में HFF स्थित है। इसको बस देख लेना है, इसी तरह याद करना बाद में पूछता है। और नदियों के गर्त के आधार पर प्रोफेसर सिंगनी बुराड का वर्गीकरण है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इसको देखेंगे हम ध्यान से। पंजाब हिमालय जो है ना, सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है एग्जाम में, कौन कौन किसके बीच स्थित है। तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब में सिंधु नदी बहती है, और सतलज जस्ट सिंधु सतलज है। कुमायूं सतलज और काली है, मतलब ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस तरह देख सकते हैं। तो इसमें सतलज, सिंधु सतलज काली, फिर से काली या तीस्ता हो जाएगा, तीस्ता या दिहांग असम हो जाएगा। इसी तरह याद कर लेना इसको।
अब देखिए पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर देखिए क्या कैसे वर्गीकरण किया गया है। देखिए कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय है, हिमाचल हिमालय एवं उत्तराखंड हिमालय इसको कहते हैं, और तो सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय है, और अरुणाचल हिमालय है, अरुणाचल हिमालय और पूर्वांचल हिमालय है। अब आगे चर्चा करेंगे। देखिए हिमालय का जो वर्गीकरण ट्रांस हिमालय है, इसको भी हम किस कैसे कैसे ट्रांस हिमालय देखिए ग्रेट महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को याद कर दिया गया। ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय ऊपर है, महान हिमालय है, मध्य है और शिवालिक है, इसको ट्रांस हिमालय को विभाजित किया गया है। ठीक, नंगा पर्वत यहीं पे है, नंगा पर्वत, और नामचा बरवा यहीं पे, नामचा बरवा पर्वत है यहीं पे ऊपर। लग रहा है कि नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। क्योंगलुन पर्वत श्रृंखला जो है ऊपर जो है क्योंगलुन पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। 3 पहाड़ियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 पहाड़ियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय देखिए, यह मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है, यह मुख्य हिमालय के उत्तर में है, यह इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसे तिब्बतीन हिमालय भी कहते हैं, तिब्बतीन हिमालय भी इसे कहते हैं। इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं, टेथिस सागर। लंबाई 965 किमी, चौड़ाई है आपको 40 किमी, औसत ऊंचाई 3100 से 3700 किमी। और संरचना अवसादी चट्टानों का निर्माण इसमें 4 पर्वतीय श्रृंखला शामिल हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी, 4 वो हैं। अब चारों के बारे में देखिए अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। काराकोरम देखिए, इसमें K2 इसी श्रेणी में आती है। काराकोरम में एक K2 जो है इसी श्रेणी में अवस्थित है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन? K2। यह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच जल विभाजक है। ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच जल विभाजक से काम करती है काराकोरम श्रेणी। अब आइए लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख श्रेणी यह काराकोरम के दक्षिण में है। राकापोसी इसकी मुख्य चोटी है, राकापोसी इसकी मुख्य चोटी का लद्दाख की है, राकापोसी। यह सिंधु और श्योक नदी के मध्य का जल विभाजक है। सिंधु और श्योक नदी है, इसको जल विभाजक का कार्य करती है। अब जास्कर के बारे में पढ़ लीजिए। यह एक जास्कर जो है इसके बारे में नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत श्रृंखला, यह काराकोरम का ही विस्तार है। काराकोरम का ही विस्तार है कैलाश श्रेणी, जो पूर्व की ओर से तिब्बत पठार में मिल जाता है, पूर्व में आगे तिब्बत पठार में मिल जाता है। यह हिमालय के उत्तर में उनकी छाया प्रदेश बन जाता है, जिसके कारण वर्षा कम होती है। अच्छा, इसके बारे में बताया गया है। यह महान हिमालय के उत्तर में होने के कारण वो बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, जिसके कारण वर्षा कम होती है, बताया गया। ठीक, ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा हो ही गई। अब देखिए ट्रांस हिमालय इसके बाद महान हिमालय है। महान हिमालय में 3 पाई जाती हैं चट्टानें। महान हिमालय अवसादी, रूपांतरित, अग्नि चट्टानें, 3 चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी ऊपर, इसको थोड़ा सा नीचे, उसके बाद जो नीचे वाली एकदम है अग्नि चट्टानें हैं। विस्तार देखिए, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है इसका विस्तार। और उसके बाद यहाँ पर देखिए महान हिमालय की ही बात कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। संरचना महान हिमालय के सबसे आंतरिक भाग आग्नेय चट्टान है। आंतरिक के बाद मध्यवर्ती भाग रूपांतरिक है, उसके अवसादी है। ऊपरी भाग अवसादी है, मध्यवर्ती रूपांतरित है। आग्नेय चट्टान आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग आग्नेय चट्टान है। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, इसलिए इसकी अधिकांश पर्वतीय चोटी बर्फ से ढकी रहती है। इसे विश्व की सर्वोच्च चोटी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। मध्य वाले में इसी में पाई जाती है, जो विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला इसी में महान हिमालय में ही पाई जाती है। ग्रेट हिमालय इसको कहते हैं। देखिए पर्वतीय चोटी, नेपाल माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू और गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत चोटी जो नेपाल में पाई जाती है, सब नेपाल की है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, ये बोला नामचा बरवा। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क एवं जैव
मंडल आरक्षित क्षेत्र है कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा कोट, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये जैव विविधता क्षेत्र जो है नंदा देवी है। लद्दाख है नंगा पर्वत। महान हिमालय में कई हिमनद अवस्थित हैं, जैसे गंगोत्री उत्तराखंड में। महान हिमालय में देखिए गंगोत्री में भागीरथी का उद्गम होता है। यमुनोत्री में यमुना का नदी का, पिंडार में पिंडार का, सिक्किम में जेमू हिमनद सिक्किम में। अब देखिए वहाँ के बाद मध्य हिमालय आ गया। मध्य हिमालय की चर्चा करेंगे। इसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ये ITSZ किसके बीच है देख लीजिए, पूछ देगा तो। ट्रांस हिमालय महान ITSZ, ट्रांस और महान के बीच है ITSZ। उसके बाद महान और मध्य के बीच है MCT। उसके बाद MBT है मध्य और शिवालिक के बीच। MBT गंगा का मैदान क्षेत्र है और शिवालिक है। इसके ये अच्छे ये इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे, ये सब देखना है इसमें। महान हिमालय के दक्षिण में एक समांत श्रृंखला, इसके समांतर एक श्रृंखला के रूप में अवस्थित है। इसकी लंबाई 2400 किमी है। महान हिमालय की लंबाई 2400 किमी है। मध्य हिमालय की संरचना दृष्टिकोण से इसका आंतरिक भाग रूपांतरित चट्टानों और ऊपरी अवसादी चट्टानों से बना है। मतलब इसका आंतरिक भाग रूपांतरित चट्टान और ऊपरी भाग अवसादी चट्टान से बना है। मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला को कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलावीरा, उत्तराखंड में नागटिब्बा। मध्य हिमालय की श्रेणी कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी कहते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। नेपाल में महाभारत है। भूटान में डक्योयात श्रेणी के नाम से जाना जाता है। डक्योयात। मध्य हिमालय के उत्तरी भागों पर तो 2500 से 4000 के ऊंचाई के मध्य कई शीतोष्ण घास क्षेत्र मिलते हैं। जी कश्मीर में गर्म, उत्तराखंड में क्यूआल और प्यार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गुलमर्ग, टनमर्ग और हनमर्ग और सोनमर्ग इत्यादि इन मर्ग के उदाहरण हैं उत्तराखंड के। इनके प्रमुख उदाहरण हैं मध्य हिमालय के। यह क्षेत्र ऋतु प्रवासी के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर की बकरवाल, हिमाचल की गद्दा और उत्तराखंड की भोटिया और गुज्जर जनजाति इसमें पाई जाती हैं। भोटिया गुज्जर जनजाति है। मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर लगभग 1300 मीटर से 3000 ऊंचाई के मध्य कई हिल स्टेशन मिलते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में पर्यटकों के लिए घूमने का स्थान है। हिमाचल में शिमला में धर्मशाला, चंबा, उत्तराखंड मसूरी। जैसे हिमाचल में घूमने शिमला और धर्मशाला, चंबा, उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, मसूरी आते हैं, ट्रेनिंग होती है IAS की। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग इसके प्रमुख उदाहरण है। दार्जिलिंग सब घूमने वाला स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, पूरा मज़ा आता है घूमने में यहाँ पर। कश्मीर में देखिए कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति घाटी पाई जाती है। नेपाल में काठमांडू घाटी, भूटान में थिम्पू घाटी, सब राजधानी है। देखिए राजधानी के नाम पे ही घाटी का नाम रखा गया है। अब देखिए तीसरा शिवालिक हिमालय में देखिए ITSZ। अब शिवालिक हिमालय में क्या क्या पाया जाता है यही देख लीजिए। पीर पंजाल पाया जाता है, धौलाधर पाया जाता है, नागटिब्बा, रतनभीड़ है, मसूरी श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है। ये सब शिवालिक हिमालय में पाई जाती है। देखिए मध्य हिमालय, इसको मध्य हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, हम ग्रेट हिमालय ऊपर वाला यहाँ का है। मध्य हिमालय, शिवालिक, उसके बाद शिवालिक के बाद दून घाटी है, दून देहरादून, दुगार घाटी भी कहते हैं वहाँ का। देहरादून, हरिद्वार, जम्मू दून घाटी, पठानी दून, नाला पठान दून, हरिकेन दून,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी दून घाटी है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ है सब दून घाटी है। अलीपुरद्वार, न्यू जलपाईगुड़ी ये सब चाय के लिए प्रसिद्ध है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।